हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। काफ़ी स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर कीमोथेरेपी यानी कि एंटी कैंसर ड्रग्स पढ़ा दीजिए। तो चलिए बीच में मैं टॉपिक छोड़ करके आज एंटी कैंसर ड्रग्स यानी कि कीमोथेरेप्यूटिक्स को स्टडी करवाने वाला हूँ। कंप्लीट फार्मेकोलॉजी इनकी हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे। इनसे रिलेटेड क्लासिफिकेशन जिसको मैं एक ट्रिक के द्वारा समझाने वाला हूँ, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और इनके एग्जाम्पल्स बहुत ईजी तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। लास्ट में 15 एमसीक्यूज जो कि पीवाईक्यूज है यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो कि ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं एंटी कैंसर, एंटी नियोप्लास्टिक और कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स। दोस्तों, अगर आप लोगों को कंप्लीट फार्मेकोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़नी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के थ्रू आप लोग नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए आगे शुरू करते हैं एंटी कैंसर यानी कि कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया, कीमोथेरेप्यूटिक्स कैसी ड्रग्स होती है? कैंसर को डिस्ट्रॉय करने वाली, कैंसर सेल्स को, ग्रोथ को डिस्ट्रॉय करने वाली, उन सेल्स को डैमेज करने वाली थेरेपी को हम लोग कहेंगे कीमोथेरेप्यूटिक्स। ठीक है, तो इस वजह से इनको हम लोग अदर नेम से भी जानते हैं, लाइक एंटी कैंसर, एंटी ट्यूमर और एंटी नियोप्लास्टिक। नियोप्लाज्म कैंसर को ही कहा जाता है, इसलिए एंटी नियोप्लास्टिक भी हम इनको कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब ये कैसे डैमेज करती है कैंसर की सेल्स को? एक्चुअली कीमोथेरेप्यूटिक्स है वो कैंसर की सेल को नहीं पहचानती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, जो भी बॉडी में रैपिड ग्रोइंग सेल्स होती है, जो भी बॉडी में रैपिड ग्रोइंग सेल्स होती है, रैपिडली डिवाइड होने वाली सेल्स होती है ना दोस्तों, उनको ये क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है उनके सेल्यूलर फंक्शन को अफेक्ट करके। क्या करती है? रैपिड डिवाइडिंग सेल्स के सेल्यूलर फंक्शंस को ये क्या कर देती है दोस्तों, अल्टर कर देती है। अब सेल्यूलर फंक्शन को अल्टर करने का तरीका हो सकता है या तो सेल जो साइकिल होती है, यानी मैं बोल सकता हूँ सेल डिवीजन को रोक दे, या फिर सेल डिवीजन को नहीं रोक करके रैपिड ग्रोइंग सेल्स की क्या करे, ये डीएनए को डैमेज कर दे, प्रोटीन सिंथेसिस को रोक दे, सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर दे। अलग अलग तरीके हो सकते हैं, यही सब मैकेनिज्म आगे मैं बताने वाला हूं। तो इन तरीकों से यानी रैपिड ग्रोइंग सेल को मैं बोल सकता हूं कीमोथेरेपी का प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल? तो प्रिंसिपल क्या है? रैपिड डिवाइडिंग सेल्स के सेल्यूलर फंक्शन को अल्टर किया जाता है, क्योंकि कैंसर की सेल भी रैपिडली ग्रोइंग सेल होती है, हमें अच्छे से पता है। इट मीन्स एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट वो एजेंट होते हैं जो कि डिस्ट्रॉय करते हैं ट्यूमर को बाय इंटरफियरिंग सेल्यूलर फंक्शन। सेल्यूलर फंक्शन जैसे सेल डिवीजन हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, डीएनए आरएनए का सिंथेसिस हो गया, इन सभी फंक्शंस को रोक दे तो सेल जो है, जो रैपिडली डिवाइड हो रही है, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। ये सुनो, तो ये क्या करती है दोस्तों, कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट किल द रैपिड ग्रोइंग सेल्स, और यही क्या है, इनका प्रिंसिपल्स है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कीमोथेरेपी, तो क्या करती है, ये रैपिड ग्रोइंग सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है। चूंकि कैंसर सेल रैपिडली ग्रो होती है इसलिए उनको टारगेट करती है। अब चूंकि बॉडी के अंदर और भी नॉर्मल सेल्स भी होती है जो कि रैपिड ग्रो होती है, जैसे अपना पूरा जीआई ट्रैक्ट होता है वो रैपिडली ग्रो करता है, हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो रैपिडली ग्रो करते हैं, स्पर्म्स होते हैं वो रैपिडली ग्रो करते हैं, बहुत रैपिड, बहुत ज़्यादा संख्या में जल्दी से बनते हैं। ये सुनो दोस्तों, ऐसे बोन मैरो जो होता है जहाँ पे अपनी हर प्रकार की ब्लड सेल्स बनती है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, या सुनो प्लेटलेट्स, बोन मैरो को भी ये क्या करती है, डैमेज करते हैं दोस्तों। तो ये सब इसके साइड इफेक्ट होते हैं, इसलिए कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, जैसा आप लोग पढ़ते भी हैं। चूंकि ये कैंसर सेल को तो डिस्ट्रॉय करती ही करती है, साथ में बॉडी की नॉर्मल रैपिड ग्रोइंग सेल्स होती है उनको भी डैमेज करेगी, क्योंकि ये जो थेरेपी है वो कैंसर सेल को तो पहचानती नहीं है, ये तो पहचानती है जो भी तेजी से डिवाइड हो रही है उसकी ग्रोथ को रोक दिया जाए। तो बॉडी में जैसे कि बात करूं मैं यहाँ पे, जैसे कि हेयर फॉलिकल्स होते हैं, स्किन होती है, जीआई लेयर्स होती है, बोन मैरो की सेल्स होती है, स्पर्मेटोसाइट्स होती है जो कि स्पर्म का फॉर्मेशन करती है, ये सभी चीजें भी जो है बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर जो है वो भी रैपिड ग्रोइंग है और वो भी डैमेज हो जाती है। इस वजह से इनसे रिलेटेड साइड इफेक्ट आते हैं, जैसे जीआई शेडिंग होती है तो नोजिया वोमिटिंग वगैरह, चूंकि सीएनएस को भी, सिटीजेड सेंटर को भी ट्रिगर करती है, इस वजह से नोजिया वोमिटिंग आती है, इंडाइजेशन वगैरह हो सकता है। इसके अलावा हेयर फॉलिकल्स की वजह से हेयर लॉस हो जाता है, एलोपेसिया जिसे गंजापन कहा जाता है। स्पर्मेटोसाइट्स होने से क्या होगा, नपुंसकता हो सकती है मेल कैंडिडेट्स के अंदर। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। बोन मैरो डैमेज होने की वजह से क्या हो सकता है, इम्यूनिटी वीक हो सकती है, एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है उस पर्सन के अंदर, डब्ल्यूबीसी भी कम हो जाएगी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट तीनों का नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाता है जब भी कीमोथेरेपी दी जाती है। या सुनो दोस्तों, आगे ध्यान दीजिएगा।
यस, कीमोथेरेपी है वो उसकी जो डोज है वो किस पे डिपेंड करती है दोस्तों, तो वो डिपेंड करती है पर्सन के वेट एंड हाइट पे। वेट एंड हाइट, वेट एंड हाइट के ऊपर क्या डिपेंड करती है दोस्तों, डोज डिपेंड करती है। कीमोथेरेपी की डोज डिपेंड करती है वेट और हाइट। वेट एंड हाइट के द्वारा हम लोग पर्सन का बॉडी सरफेस एरिया है वो निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, जब भी कीमोथेरेपी दी जाती है उसकी जो डोज होती है वो टोटल बॉडी सरफेस पे डिपेंड करती है, जिसको मेजर करने के लिए वेट एंड हाइट चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि बॉडी सरफेस एरिया को मेजर करने के लिए क्या क्या डेटा की रिक्वायरमेंट होगी, तो उस पेशेंट का वजन और उस पेशेंट की हाइट एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला के अंदर हम लोग रख देंगे तो टोटल बॉडी सरफेस है वो अपने पास में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो टोटल बॉडी सरफेस के अनुसार ही हम लोग कीमोथेरेपी की ड्रग्स को दिया जाता है, और साथ में साइड इफेक्ट वगैरह है, टॉलरेंस कितनी है पेशेंट की उसके अनुसार भी डोज तय की जाती है, इसलिए फिक्स डोजिंग यहाँ पे नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, दूसरा बात करें, जब भी रैपिड ग्रोइंग सेल्स होती है, जब भी सेल्स बहुत ज्यादा मात्रा में टूटती है तो बॉडी के अंदर क्या होता है, डीएनए भी टूटता है। ये सुनो, क्योंकि कीमोथेरेपी है वो कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर रही है, नॉर्मल बॉडी सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर रही है, तो बहुत सारी सेल टूटेगी, सेल टूटेगी तो डीएनए टूटेगा, डीएनए टूटेगा तो प्यूरिन्स एंड पायरामिडिन्स निकलेंगे, आगे बताऊंगा इसके बारे में। तो बॉडी में यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन होता है दोस्तों, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से किडनी डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। तो कीमोथेरेपी ड्रग जो है रैपिडली डिस्ट्रॉय करती है सेल्स को, इस वजह से यूरिक एसिड का फॉर्मेशन है वो इंक्रीज हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। और यूरिक एसिड है वो किसकी वजह से बनता है, ड्यू टू प्यूरिन्स, प्यूरिन्स की वजह से बनता है, आगे बताऊंगा मैं। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम आगे होता है, उसका एक पार्ट है, आगे समझाऊंगा, इसको पूरा डिटेल से समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, तो यूरिक एसिड के फॉर्मेशन से बचने के लिए, यस, यूरिक एसिड, हाइपर यूरिसीमिया बोल सकते हैं इसको अपन लोग, इसको क्या बोलेंगे, हाइपर यूरिसीमिया। यूरिक एसिड का जो नॉर्मल लेवल होता है, एन से शो करता हूं, यूरिक एसिड का नॉर्मल लेवल होता है वो याद रखिएगा 3.5 से लगभग 7 या 7.2 तक दिया होता है बुक्स के अंदर, mg पर डेसी लीटर। 7.2 7.5 तक भी नॉर्मल मानते हैं, ये नॉर्मल लेवल होता है। बट कीमोथेरेपी जब भी देते हैं यूरिक एसिड बढ़ना तय है। क्यों बढ़ना तय है, क्योंकि सेल टूटेगी तो डीएनए टूटेगा, यस और नो, सेल टूटेगी तो डीएनए बाहर आएगा, डीएनए ब्रेक होगा तो प्यूरिन्स निकलेंगे तो एक एंजाइम होता है जैंथिन ऑक्सीडेज, वो किसको क्या करेगा, प्यूरिन्स को बदल देगा यूरिक एसिड में। और यूरिक एसिड है वो क्या करता है दोस्तों, किडनी डैमेज कर सकता है। क्या कर सकता है, किडनी स्टोन्स कॉज कर सकता है, किडनी को डैमेज कर सकता है। तो जब भी कीमोथेरेपी दी जाती है उसके प्रिवेंशन के लिए, हाइपर यूरिसीमिया को प्रिवेंट करने के लिए एक ड्रग दी जाती है, जिसे हम लोग ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ हाइपर यूरिसीमिया बोलते हैं, एंड दैट इज एलोप्यूरिनोल। तो आप लोग लिख लीजिएगा, यहां लिख देता हूं मैं, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपर यूरिसीमिया that is allopurinol। आगे बताऊंगा इसके बारे में, और भी बताऊंगा। एलोप्यूरिनोल जो है ड्रग ऑफ चॉइस होती है हाइपर यूरिसीमिया को प्रिवेंट करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, इट इज ऑल, ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है, प्रिवेंट इंक्रीज इन यूरिक एसिड। यूरिक एसिड को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग एलोप्यूरिनोल देते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर यूरिक एसिड बढ़ गया है, पहले नहीं दी गई है, बढ़ चुका है, तो एक अदर मेडिसिन आती है जिसको हम लोग रसबेरी कैस बोला जाता है। तो ये भी एक पॉइंट याद रखना। चलिएगा, इधर लिख देता हूं, यस, अगर मैं बोल सकता हूं यूरिक एसिड बढ़ गया है, यूरिक एसिड इंक्रीज हो चुका है, आप लोग लिख लीजिएगा, तो क्या कौन सी मेडिसिन देंगे दोस्तों, रसबेरी केस जो है यहाँ पे हम चॉइस रखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी यूरिक एसिड बढ़ेगा, बढ़ने को रोकने के लिए एलोप्यूरिनोल चॉइस रहेगी, प्रिवेंशन के लिए। बट बढ़ गया, ओनली बढ़ चुका है, तब ये एलोप्यूरिनोल इतना इफेक्टिव नहीं रहेगी, तब क्या देंगे, रसबेरी केस जो है एक मेडिसिन आती है, ये वहां पे यहाँ चॉइस रह सकती है दोस्तों। ठीक है, यूरिक एसिड बढ़ने का मैंने कारण भी बता दिया। वेरी इंपॉर्टेंट, प्यूरिन्स वगैरह क्या होते हैं आगे मैं बता दूंगा। ठीक है, जब साइड इफेक्ट पढ़ने वाले हैं आगे, तब मैं और बताऊंगा इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, कीमोथेरेपी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे कीमोथेरेपी काम करती है। तो अभी भी बताया मैंने, रैपिड ग्रोइंग सेल को ये डिस्ट्रॉय करती है।
कितने तरीके से करेगी, या तो सेल साइकिल को रोक देगी, या फिर डीएनए आरएनए को ब्रेक कर देगी, या फिर डीएनए आरएनए को बनने नहीं देगी, या फिर सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर देगी। यस और नो दोस्तों। तो दो तरीके से ये क्या करती है, कीमोथेरेपी ड्रग्स एक्ट करती है। पहला तरीका हो गया सेल साइकिल को रोकना, दूसरा हो गया अदर तरीके। तो इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूं, सेल साइकिल स्पेसिफिक और नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक। सेल साइकिल में, सेल साइकिल को रोकने वाली मेडिसिन, ठीक है, तो रोकने वाली मेडिसिन जो होगी वो क्या करेगी, अफेक्ट करेगी सेल डिवीजन या सेल साइकिल। सेल साइकिल की स्टेजेस होती है दो, इंटरफेज एंड एम फेज, इसके बारे में और बताऊंगा। और नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, उसमें या तो डीएनए को ब्रेक करेगी, या डीएनए आरएनए की सिंथेसिस को रोक देगी, या फिर क्या करेगी दोस्तों, प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देगी, या सेल मेम्ब्रेन के सिंथेसिस को रोक देगी। तो डीएनए को ब्रेक करना, डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस को रोकना, इनहिबिट सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये चार तरीके हैं, ये नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक है, क्योंकि सेल्स डिवीजन से रिलेटेड नहीं है। जबकि ये जो तरीका है वो सेल साइकिल को रोकना। अब सेल साइकिल में दो स्टेजेस आती है, फर्स्ट इंटरफेज एंड सेकंड एम फेज। इसके बारे में थोड़ा और बताऊंगा आगे, ठीक है, क्या इंटरफेज है क्या मेटाफेज है। तो जो कीमोथेरेपी इन स्टेजेस को रोके, उन कीमोथेरेप्यूटिक्स को हम लोग सेल साइकिल स्पेसिफिक कहेंगे। और जो कीमोथेरेप्यूटिक डीएनए को ब्रेक करे, या डीएनए आरएनए के सिंथेसिस को रोक दे, या सेल मेम्ब्रेन को इनहिबिट करे, या प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करे, उन्हें हम लोग नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक एंड कीमोथेरेप्यूटिक कहेंगे दोस्तों। तो आई थिंक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको क्लियर हो गया है। अब थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। सेल साइकिल जो होती है उसकी दो स्टेजेस होती है। कितनी स्टेजेस होती है दोस्तों, दो स्टेजेस इसकी होती है। फर्स्ट वन कहलाती है इंटरफेज, सेकेंड वन कहलाती है एम फेज, जिसे माइटोटिक फेज भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इंटरफेज जो होती है वो टोटल सेल साइकिल का 90% टाइम कंज्यूम करती है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं कि एक सेल साइकिल को, यानी एक सेल डिवीजन को होने में 1 घंटा लगता है, 60 मिनट लगते हैं, तो 90% हिस्सा उसका इंटरफेज होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, 90% हिस्सा मतलब 60 मिनट का 90% होता है 54 मिनट, है ना। तो 54 मिनट इंटरफेज में लगेंगे, 6 मिनट ओनली किस में लगेंगे, एम फेज में लगेंगे। इस तरीके से इसको हम लोग समझ सकते हैं। तो 90% टाइम कंज्यूम करता है इंटरफेज। और इंटरफेज के होते हैं 3 पार्ट। फर्स्ट जो होता है वो कहलाता है, हम लोग बोलेंगे G1 फेज। सेकंड कहलाता है दोस्तों दैट इज S फेज, एंड थर्ड वन इज G2 फेज। G2 फेज। तो 3 फेजेज में डिवाइडेड होता है अपना इंटरफेज। ऐसे ही एम फेज होता है, वो डिवाइडेड होता है अलग अलग, मैं बोल सकता हूं, लिख देता हूं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। तो टोटल 5 फेजेस होती है आपकी एम फेज के अंदर, ठीक है। तो यहां पे हम पढ़ते हैं कि जो स्पर्म होते हैं एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं मेटाफाइजल प्लेट पे, फिर वो खींचते हैं। ये पूरी स्टेजेस आपने सेल साइकिल में पढ़ रखी है आई थिंक, तो मैं ये मान सकता हूं। तो ये सेल साइकिल का एक पूरा साइकिल हो गया, जिसके अंदर सबसे पहले फेज होती है G1 फेज। तो G1 फेज के अंदर क्या होगा दोस्तों, G1 फेज में होता है आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस होता है। एस फेज के अंदर आपका डीएनए सिंथेसिस होता है, डीएनए डुप्लीकेशन, डीएनए सिंथेसिस। और जी फेज के अंदर जो है एरर चेकिंग होती है, एरर चेकिंग। जो भी डीएनए और आरएनए सिंथेसिस हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, उसमें कोई एरर तो नहीं है, वो G2 फेज में होती है। यानी G2 फेज में डीएनए सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट हो जाता है, कच्चा मटेरियल तैयार हो गया। अब सेल को डिवाइड होना है, तो इन सेल के द्वारा 2 हिस्सों में वो सेल बट जाती है। दिस इज द सेल साइकिल। इसी सेल साइकिल को रोकने वाली कीमोथेरेप्यूटिक्स को हम लोग सेल साइकिल स्पेसिफिक कहेंगे। और अगर कोई इन सेल साइकिल पे अफेक्ट नहीं डालती है, तो उन्हें हम लोग कहेंगे नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक। समझ में आया, डीएनए को तोड़ दे तो वो सेल साइकिल को अफेक्ट नहीं कर रही है। यस और नो दोस्तों। मान लीजिए कोई ड्रग है, वो पर्टिकुलर एस फेज को रोक देती है,
समझ में आ रही बात? तो वो सेल साइकिल स्पेसिफिक कहलाएगी। कोई ड्रग है जो पर्टिकुलर G1 फेज को रोक दे तो वो क्या कहलाएगी? सेल साइकिल स्पेसिफिक कहलाएगी। कोई ड्रग है जो M फेज को रोक दे तो वो क्या कहलाएगी दोस्तों? वो भी सेल साइकिल स्पेसिफिक है। इसके अलावा जो भी मैकेनिज्म बच जाते हैं अपने पास, ये मैकेनिज्म डीएनए को ब्रेक करना, डीएनए आरएनए सिंथेसिस को प्रिवेंट करना, इनहिबिट सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक कहलाएगी दोस्तों। ठीक है, अब इसको मैं आगे और समझाता हूं कि कौन सी कीमोथेरेप्यूटिक कौन सा एक्शन करती है, उसको भी आगे हम लोग समझ लेते हैं। यस और नो दोस्तों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कीमोथेरेप्यूटिक्स का क्लासिफिकेशन, पहले क्लासिफिकेशन समझाऊंगा, उसके बाद में इनके एग्जाम्पल पढ़ेंगे, फिर उनका मैकेनिज्म कौन सी क्या मैकेनिज्म प्रोड्यूस करती है वो सीखेंगे। तो देखिए दो तरीके से इनको डिवाइड करने वाला हूं, सेल साइकिल स्पेसिफिक कीमोथेरेप्यूटिक्स और नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक कीमोथेरेप्यूटिक्स। तो इसको याद रखने के लिए एक नमोनिक मैं आपको देता हूं, यानी एक ट्रिक मैं आपको देता हूं, उस ट्रिक को याद रखेंगे, उसी सीक्वेंस में याद रखेंगे तो डेफिनेटली आप कभी भी नहीं भूलने वाले हो कीमोथेरेप्यूटिक्स को। एक दो बार रिवीजन करना पड़ेगा क्योंकि नाम जो ड्रग्स के हैं वो तो एटलीस्ट आपको याद करने ही पड़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ट्रिक अपने पास में एटीएम अपना है। ट्रिक क्या है आपके पास? एटीएम मशीन होता है ना, वो अपना है, इसको आपको याद रखना है। अब मैं दो कलर से इसको क्यों दिया है? क्योंकि जो एटीएम वाली ड्रग्स होगी वो होगी सेल साइकिल स्पेसिफिक, और अपना है में जो मैं ड्रग्स के नाम लिखने वाला हूं, कीमोथेरेप्यूटिक्स के नाम लिखने वाला हूं, वो होगी नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक दोस्तों। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं ए। तो A4 हो जाएगी यहां पे एंटी मेटाबोलाइट, एंटी मेटाबोलाइट दोस्तों। ठीक है, अब एंटी मेटाबोलाइट में क्या क्या मेडिसिन आगे आती है वो आगे लिखवा दूंगा। एंटी मेटाबोलाइट क्या करती है? यस दोस्तों, जो अभी क्योंकि ये सेल साइकिल स्पेसिफिक है, तो सेल साइकिल स्पेसिफिक है तो ये क्या करेगी? इधर इफेक्ट डालेगी। यस और नो दोस्तों? तो एंटी मेटाबोलाइट एस फेज को इनहिबिट करती है, वेरी इंपॉर्टेंट, आगे लिखवा दूंगा, डोंट वरी। तो एंटी मेटाबोलाइट क्या करती है? एस फेज को इनहिबिट करती है। अभी हिंट के लिए लिख देता हूं एस, आगे और लिखवा दूंगा। ठीक है, पूरा तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा होता है टोपो आइसोमेरेज इनहिबिटर। ये क्या करती है दोस्तों? ये G1 एंड S फेज को इनहिबिट करती है। G1 और S फेज दोनों को इनहिबिट करने का काम करती है, तो ये भी सेल साइकिल स्पेसिफिक होगी। और तीसरी होती है दोस्तों दैट इज M4 हो जाएगा माइटोटिक इनहिबिटर, माइटोटिक इनहिबिटर। इनको हम लोग विनका एल्कलॉइड के नाम से भी जानते हैं, इनको हम लोग विनका एल्कलॉइड के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है दोस्तों एम फेज को इनहिबिट करती है। तो जो एम फेज थी, अभी भी मैंने बताया आपको, एम फेज के अंदर 5 सब फेजेस थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। तो उन फेजेस को रोकने का काम करती है आपकी माइटोटिक इनहिबिटर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 3 क्लासिफिकेशन हो गए अपने पास सेल साइकिल स्पेसिफिक। अब इनके एग्जांपल क्या है वो नेक्स्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी ये भी देख लेते हैं कि नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक में कौन कौन सी कैटेगरी आती है। तो ए, पी, एन, ए, एच और आई। ठीक है दोस्तों, तो ये मेडिसिन यहाँ पे आती है, तो इनको मैं लिख देता हूं। सबसे पहला A4 हो जाएगा दोस्तों एल्केलाइटिंग एजेंट, जिसके अंदर बुसुल्फान, मेल्फलान, इस तरीके की जो है क्लोरेम्ब्यूसिल, साइक्लोफॉस्फेमाइड, ऐसी ड्रग्स आती है दोस्तों। और ये क्या करती है? डीएनए को ब्रेक करती है। ये क्या करती है? डीएनए को ब्रेक करने का काम करती है दोस्तों। आगे और लिखवा देंगे। ठीक है, सेकंड बात करते हैं पी। पी का मतलब होता है प्लेटिन्स, प्लेटिन्स इंटरकैलेटिंग एजेंट्स भी कहा जाता है इन्हें, इंटरकैलेटिंग एजेंट्स। तो ये भी क्या करती है दोस्तों? ये भी डीएनए को ब्रेक करती है। ये भी क्या करती है? डीएनए को ब्रेक करती है ना? ध्यान दीजिएगा, प्लेटिन्स में एग्जांपल आते हैं सिस्प्लेटिन, कार्बाप्लेटिन, ऑक्साप्लेटिन, ऐसी ड्रग्स आती है। देन एन का मतलब हो जाएगा नाइट्रोस्यूरिएज। ठीक है, नाइट्रोस्यूरिया। ठीक है, इसके अंदर जो मेडिसिन आती है नाम आते हैं कार्मस्टिन, लोमस्टिन, इस तरीके के, आगे और लिख दूंगा। ये भी क्या करती है दोस्तों? डीएनए को ब्रेक करती है। यानी अब नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक में पहली 3 जो है वो डीएनए को ब्रेक करने का काम करती है दोस्तों। समझ में आ गई यहाँ पे बात? अब आती है अपने पास ए का मतलब हो जाएगा एंटी ट्यूमर, ट्यूमर एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक। लाइक आप लोगों ने सुना होगा ब्लियोमाइसिन आता है ना? एंटीबायोटिक का टॉपिक मैंने कवर कर लिया अभी अभी, तो ब्लियोमाइसिन आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ग्लाइकोपेप्टाइड इनहिबिटर आता है,
है ना, तो वो ध्यान दीजिएगा। तो एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स यहाँ पे आती है इसके अंदर, और इसके अंदर ब्लियोमाइसिन आता है, माइटोमाइसिन आता है, डोनोरूबिसिन, डॉक्सोरूबिसिन, एक्टिनोमाइसिन, है ना, इस तरीके की मेडिसिन इसके अंदर आती है दोस्तों, तो वो भी एग्जांपल आगे लिखेंगे। फिर आता है एच, एच का मतलब हो जाएगा हार्मोनल, हार्मोनल एजेंट। तो हार्मोनल एजेंट में एस्ट्राडियोल आ जाएगा, टेमोक्सिफेन साइट्रेट आ जाएगा, जो कि ब्रेस्ट कैंसर वगैरह में दी जाती है। और आई का मतलब होता है दोस्तों इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनोमॉड्यूलेटर भी बोल देते हैं, और इनको टारगेट थेरेपी के नाम से भी आजकल बोलते हैं हम लोग, टारगेट, टारगेट थेरेपी, टारगेट थेरेपी भी इसको हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो आपका सेल साइकिल स्पेसिफिक और नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक हो जाता है। एटीएम अपना है, A4 हो जाएगा एंटी मेटाबोलाइट, T4 हो जाएगा टोपोआइसोमरेज इनहिबिटर, M4 हो जाएगा माइटोटिक इनहिबिटर। अपना में हो जाएगा A4 एल्केलाइटिंग एजेंट, P4 प्लेटिन्स, N4 नाइट्रोस्यूरिएज, A4 एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक और H4 हार्मोनल, और I4 हो जाएगा इम्यूनोथेरेपी। जिसके अंदर अपन ने बताया ये जो पहली तीन है वो डीएनए को ब्रेक करती है, एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक क्या करती है, डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस को रोक देती है, आरएनए सिंथेसिस को क्या करती है दोस्तों, इनहिबिट कर देती है। और हार्मोनल जो होती है दोस्तों वो क्या करती है, हार्मोनल जो है वो क्या करती है दोस्तों, हार्मोनल वाली करती है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से ये काम करती है दोस्तों, ठीक है। तो सेल साइकिल स्पेसिफिक एंड नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक। अब इनके एग्जांपल जो कि मैंने अभी अभी बताया आपको कुछ कुछ, उन्हीं को मैं लिख देता हूं आगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये तीन जो है अपने पास, ये कौन सी है दोस्तों, ये तीनों के तीनों कौन सी है, सेल साइकिल स्पेसिफिक, सेल साइकिल स्पेसिफिक कीमोथेरेप्यूटिक्स। तो इसके अंदर सबसे पहले आ जाता है एंटी मेटाब। अब देखिए एक चीज वो ध्यान रखना, इसमें भी ए आता है, इसमें भी पहला ए है, तो कभी कंफ्यूजन नहीं हो जाए कि इसको एल्केलाइटिंग मत कर देना। तो उसका भी एक तरीका बताता हूं, ये इस ए का मतलब होता है एंटी मेटाबोलाइट। देखो एंटी मेटाबोलाइट ATM नाम आ रहा है, तो ATM, तो इसके नाम में भी देखो ATM आता है, तो एंटी मेटाबोलाइट है वो इस ए का मतलब होगा। और बाकी दूसरे ए का मतलब यहाँ पे एल्केलाइटिंग एजेंट्स होगा। तो कभी कंफ्यूजन नहीं हो जाएगी इस ए का मतलब एल्केलाइटिंग तो नहीं था, तो उसको याद रखने के लिए एंटी मेटाबोलाइट में भी देखो ATM आता है, ATM। बाकी अदरवाइज ATM, AT और M ऐसे भी आपको याद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 2-3 बार पढ़ोगे इजीली आपको याद हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं एग्जांपल्स की तरफ। तो एंटी मेटाबोलाइट में क्या क्या एग्जांपल आते हैं, बहुत फेमस एग्जांपल है मेथोट्रिक्सेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेगनेंसी वगैरह में ये नहीं देते हम लोग, कोई भी एंटी मेटाबोलाइट प्रेगनेंसी में एज ए कैंसर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, ध्यान रखना, टेरेटोजेनिक होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी पॉइंट आप याद रख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट बात करते हैं 5 फ्लोरोयूरेसिल, FU लिख देता हूँ, फ्लोरोयूरेसिल पूरा लिख देता हूँ, चलो फ्लोरोयूरेसिल, है ना, यूरेसिल, फ्लोरोयूरेसिल। देन आता है 6 मरकेप्टोप्यूरिन्स। इसके अलावा हाइड्रोक्सी यूरिएज, हाइड्रोक्सी यूरिया, हाइड्रोक्सी यूरिया। तो ये हो गए अपने पास एंटी मेटाबोलाइट के कुछ एग्जांपल दोस्तों। ऐसे टोपो आइसोमेरेज इनहिबिटर के नाम में ही टोपो वर्ड आएगा, लाइक देखिएगा एग्जांपल लिखता हूं, एक्टोपोसाइड, एक्टोपोसाइड, तो वर्ड आ रहा है टोपो, देखिए है ना, टेनिपोसाइड, टेनिपोसाइड, यहां पर पीओ आ रहा है ना, इस तरीके के नाम आएंगे, एक्टोपोसाइड, टेनिपोसाइड, इस तरीके के वर्ड यहाँ पे आते हैं। देन इसके माइटोटिक इनहिबिटर का नाम है विनका एल्कलॉइड, तो इसके एग्जांपल आते हैं विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, विनडेसिन, इस तरीके के एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अपने पास हो गए एंटी मेटाबोलाइट में मेथोट्रिक्सेट, 5 फ्लोरोयूरेसिल, 6 मरकेप्टोप्यूरिन, हाइड्रोक्सी यूरिया। टोपोआइसोमेरेज के अंदर एक्टोपोसाइड, टेनिपोसाइड, इस तरीके की मेडिसिन आ जाती है। माइटोटिक विनका एल्कलॉइड में विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन एंड विनडेसिन, इस तरीके की मेडिसिन आ जाती है। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया, ये वाली एस फेज को इनहिबिट करती है, ये वाली जो है
G1 एंड S फेज को इनहिबिट करती है और ये M फेज को इनहिबिट करने का काम करती है दोस्तों। ठीक है, एग्जांपल्स आपको याद हो जाएंगे, एक दो बार इनको पढ़िएगा, इजी है। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन लोग, ये अपनी है नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक, नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक। तो इसके अंदर मैंने 5-6 कैटेगरी आपको बताई थी। अपना है ना, APNAHI अपना है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर एल्कलाइटिक एजेंट के अंदर आपके एग्जांपल आ जाएंगे। एक वर्ड याद रखेगा BMC, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा बुसुल्फान, मेल्फेलान, है ना, साइक्लोफॉस्फेमाइड, साइक्लोफॉस्फेमाइड का एक बहुत साइड इफेक्ट होता है सीवियर, जिसमें सिस्टाइटिस कर देता है। सिस्ट मतलब यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इन्फ्लामेशन कर देता है, जिससे यूरिन के साथ में ब्लड वगैरह आना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, इसके बारे में याद रखिएगा, है ना। इसके अलावा क्लोरेम्ब्यूसिल, ये कुछ एग्जाम्पल होते हैं अपने एल्केलाइटिंग एजेंट्स के दोस्तों। देन आते हैं अपने पास में प्लेटिन्स, जिन्हें इंटरकैलेटिंग एजेंट भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेटिन्स मोस्ट एमेटिक ड्रग है, सबसे ज्यादा। देखो नोजिया वोमिटिंग हर कीमोथेरेपी में होती है, लेकिन मैं बोलूं मोस्ट एमेटिक कीमोथेरेप्यूटिक कौन सी है, तो वो होती है प्लेटिन्स। आगे और बताऊंगा इसके बारे में, साइड इफेक्ट पढ़ाऊंगा तब। तो देखिएगा इसके अंदर सिस्प्लेटिन, इनको याद करने रटने की जरूरत नहीं, नाम में प्लेटिन आएगा ना, कार्ब प्लेटिन, ऑक्सा प्लेटिन, इस तरीके के मेडिसिन जो इसमें आ जाती है दोस्तों। अब आते हैं नाइट्रोसूरियज, नाइट्रोसूरियज में एग्जांपल आ जाएंगे कार्मस्टीन, लोमस्टीन, है ना दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। देन एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स एक्चुअल में ये, बट एंटी ट्यूमर है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगी ब्लियोमाइसिन, माइटोमाइसिन, एक्टिनोमाइसिन, है ना। इसके अलावा डोनोरूबिसिन, डॉक्सोरूबिसिन, ये जो है मेडिसिन इसमें आ जाती है दोस्तों। अब यहाँ पे ध्यान रखना, 2 PYQs आए हुए हैं। ब्लियोमाइसिन जो है दोस्तों, ये क्या करती है दोस्तों, ये करती है लंग्स में टॉक्सिसिटी। क्या करती है, लंग्स के अंदर टॉक्सिसिटी करती है। जबकि ये जो मेडिसिन है डोनोरूबिसिन, डॉक्सोरूबिसिन, ये ल्यूकेमिया वगैरह में दी जाती है, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या करती है दोस्तों, ये कार्डियक टॉक्सिसिटी करती है, कार्डियक टॉक्सिसिटी, यानी हार्ट की टॉक्सिसिटी ये कॉज करती है। तो याद रखिएगा CD, सी मतलब कार्डियक टॉक्सिसिटी, डी मतलब डोनोरूबिसिन एंड डॉक्सोरूबिसिन। जबकि ब्लियोमाइसिन है वो क्या करती है दोस्तों, लंग्स, हार्ट का साथी लंग्स, तो लंग्स को डैमेज करती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आगे साइड इफेक्ट में बताऊंगा। देन आती है हार्मोनल, तो हार्मोनल में एस्ट्राडियोल, एस्ट्राडियोल आ जाती है, और टेमोक्सिफेन, टेमोक्सिफेन साइट्रेट, जो कि ब्रेस्ट कैंसर वगैरह में देते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आती है इम्यूनोथेरेपी, जिसको टारगेटेड थेरेपी भी कहा जाता है। इसमें आ जाता है कार टी सेल थेरेपी। इसके अलावा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आ जाती है, जैसे रिटुक्सीमैब, इन्फ्लेक्सीमैब, इस तरीके की मेडिसिन। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, MAB का मतलब होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, AB मतलब एंटीबॉडी। तो ये कुछ मेडिसिन आती है जो कि इम्यूनोथेरेपी में आती है। कार टी सेल जो है न्यू थेरेपी है, जिसका उद्घाटन अब जो है इंडिया के अंदर हार्डली 1 ईयर अगो ही जो है हुआ है, जिसको हम लोग काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर थेरेपी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, पेशेंट की ही टी सेल्स को बाहर लिया जाता है, लेकर के उसमें काइमेरिक एंटीजन ऐड किया जाता है, फिर उसको उसी पेशेंट के अंदर खुद की जो टी सेल्स थी, है ना, काइमेरिक टी सेल, टी लिम्फोसाइट है। मैंने बोला एक एक्स पर्सन है, मान लीजिए उस पर्सन को कैंसर हो गया है, ठीक है, तो इसी पर्सन से क्या करेंगे, टी सेल्स ली जाएगी, बाहर निकालेंगे, बाहर निकाल करके उन टी सेल्स के साथ में लेबोरेटरी में काइमेरिक एंटीजन जोड़ देते हैं। काइमेरिक, सी से स्टार्ट होता है, काइमेरिक, काइमेरिक एंटीजन जोड़ देते हैं, फिर वो जो ब्लड है उसको वापस से उसी पेशेंट के अंदर चढ़ा दिया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं कार्ट सेल थेरेपी, CART सेल थेरेपी। इसमें
वो एंटीजन जुड़ जाती है तो वो कैंसर सेल को ढूंढ ढूंढ के मारती है। तो अभी ये प्रोग्रेसिव स्टेट के अंदर है, पुणे के अंदर जो है अपने प्रेसिडेंट ने इसका उद्घाटन किया था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी जो है अभी रिसर्च पर्पज में चल रही है। बाकी ये जो थेरेपीज है ऑलरेडी क्लिनिकल सेटिंग्स के अंदर दी जाती है दोस्तों, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, एल्कलाइटिंग एजेंट के अंदर बीएमसी याद रखना, बुसुल्फान, मेल्फिलान, साइक्लोफॉस्फामाइड, क्लोरेम्ब्यूसिल। प्लेटिन्स में याद हो जाएंगे सिस्प्लेटिन और कार्बाप्लेटिन, ऑक्साप्लेटिन, नाइट्रोसूरियाजिन में कार्मास्टिन, लोमेस्टिन, एंटी ट्यूमर में ब्लियोमाइसिन, माइटोमाइसिन, एक्टिनोमाइसिन डी, डोनोरोबिसिन, डॉक्सोरोबिसिन, और हार्मोनल में एस्ट्राडियोल, टामोक्सिफेन सिट्रेट, और इम्यूनोथेरेपी में कार्ड टी सेल बोल दो, और दूसरा जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज लाइक रिटुक्सीमैब हो गया, इन्फ्लिक्सीमैब हो गया, इस तरीके की मेडिसिन इसके अंदर आ जाती है। और इनका मैकेनिज्म क्या है दोस्तों, ये ना तो सेल साइकिल स्पेसिफिक होती है ना नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक। ये क्या करती है, इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी नाम से पता पड़ रहा है इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगी जिससे वो कैंसर सेल्स के अगेंस्ट फाइट कर सके दोस्तों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से अपना जो है पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सेल साइकिल स्पेसिफिक का, जिसमें 3 आते हैं ATM। यस और नो दोस्तों, इनके एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया अभी अभी ऑलरेडी स्पष्ट अक्षरों में लिख दिए हैं। कोई एक आध स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो तो यहां से देख लीजिएगा, ठीक है। एक आध कमेंट किसी बच्चे ने किया था, अब इतनी सारी फार्मेकोलॉजी बच्चों पढ़ाते हैं तो एक आध स्पेलिंग मिस्टेक में ई की जगह ए की जगह ई हो जाता है कई बार, ठीक है। अंडरस्टूड है तो वो उसके लिए कमेंट ना किया करें आप, ठीक है। तो वो सेल्फ अंडरस्टूड है। तो जस्ट पैथोट्रिक्सेट 5-फ्लोरोयूरेसिल, 6 मर्केप्टोप्यूरिन हाइड्रोक्सी यूरिया हो गया। टोपोआइसोमरेज इनिबिटर में एक्टोपोसाइड, टेनिपोसाइड, टोपोटेकन, माइटोटिक इनिबिटर में विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन और विनडेसिन, ये हो गया। अब इनका मैकेनिज्म क्या है ऑलरेडी मैंने बता दिया है, स्पष्ट अक्षरों में लिख देते हैं। एंटी मेटाबोलाइट क्या करती है दोस्तों, ये क्या करती है, इनहिबिट, कौन सी फेज को इनहिबिट करती है दोस्तों, एस फेज ऑफ सेल साइकिल। और सेल साइकिल की एस फेज जो है वो किसमें आती है, इंटरफेज के अंदर आती है, वेरी इंपॉर्टेंट। देन टोपो आइसोमरेज इनहिबिटर है, ये क्या करती है दोस्तों, ये इनहिबिट करती है एस एंड G1 फेज, एस एंड G1 फेज को जो है ये इनहिबिट करती है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। और माइटोटिक इनहिबिटर नाम से पता पड़ रहा है माइटोसिस को इनहिबिट कर रही है, तो ये किसको इनहिबिट करेगी, इनहिबिट एम फेज ऑफ सेल डिवीजन, जिसके अंदर फर्दर 6 स्टेजेस आती है, 5 आती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीनोफेज एंड साइटोकाइनोसिस। तो इस प्रकार से ये तीनों जो है अलग अलग काम करती है दोस्तों। अब देखते हैं नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक, जो कि ऑलरेडी मैंने लिखवा दी है, ये यहाँ पे आपके सामने स्लाइड में स्पष्ट क्लियर अक्षरों में एक एक की स्पेलिंग सही तरीके से लिखी हुई है। तो सबसे पहले आ जाता है एल्केलाइटिंग एजेंट। तो अपनी जो ट्रिक थी अपना है APNA है, इसी सीक्वेंस में याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहली जो 3 थी दोस्तों मैंने ऑलरेडी बताया, ये जो पहली 3 है APN, ये तीनों की तीनों क्या करती है दोस्तों, DNA ब्रेक करती है। DNA को क्या करती है दोस्तों, ब्रेक करने का काम करती है। एक चीज और भूल गया था, देखो ये जो एम फेज के अंदर है, एम फेज के अंदर ये स्पेसिफिक अगर पूछा जाए आपसे और भी डीप में अगर पूछ लिया जाए तो एम फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीनोफेज, यहाँ पे क्या होता है, अपने पढ़ा है इन स्टेजेस में जो क्रोमोसोम एक सेंट्रल लाइन पे अरेंज हो जाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से जुड़े होते हैं, अगर आपने पढ़ा हुआ है सेल साइकिल। तो ये स्पेसिफिक बोलूं तो क्या करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स को क्या करते हैं दोस्तों, डैमेज कर देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स को डैमेज कर देते हैं ड्यूरिंग द एम फेज। कौन सी, माइटोटिक इनहिबिटर या विनका एल्केलॉइड्स, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हूं इसी क्रम के अंदर। तो ये जो पहली 3 है इसमें ये क्या करती है, DNA को ब्रेक करने का काम करती है। 3 के बाद एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक है दोस्तों, ये क्या करती है, DNA एंड RNA सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। अब देखिए कुछ बच्चे ने मेरी एंटीबायोटिक की क्लास ले रखी है, तो वहां पर मैंने बताया था कि ब्लियोमाइसिन वगैरह है, ये किस में आती है ना, ये एंटीबायोटिक्स के अंदर
आपके ग्लाइकोपेप्टाइड इनिबिटर में आती है, और वहां पे मैंने क्या पढ़ा रखा है कि सेल वॉल सिंथेसिस को इनिबिट करती है। तो सेल वॉल ह्यूमन बॉडी की सेल्स में तो होती ही नहीं है, ये सुनो दोस्तों, तो वो तो बैक्टीरिया के रिस्पेक्ट में बताया था, बट ह्यूमन बॉडी के अंदर ये क्या करती है, डीएनए आरएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करने का काम करती है। तो वहां पे उस कंफ्यूजन नहीं होना, वो बैक्टीरिया से रिलेटेड था। चलिए, देन हार्मोनल की बात करें, जैसे एस्ट्राडियोल हो गया, एंटी एस्ट्रोजन जैसे टैमोक्सिफेन हो गया, उसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी कुछ यूज कर लेते हैं। तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इनहिबिट सेल मेम्ब्रेन एंड इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। ये इस तरीके से काम करती है, और ये क्या करती है, इंक्रीज इम्यूनिटी टू फाइट अगेंस्ट ट्यूमर सेल्स। ट्यूमर सेल्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए इम्यूनिटी को ये बढ़ाती है, जैसे कार टी सेल थेरेपी और रिटुक्सीमैब, इन्फ्लिक्सीमैब वगैरह। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी आपको मैंने समझा दिया बच्चों। ठीक है, होप ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ता हूँ। यस, साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं इनके, तो कुछ कुछ तो मैंने बीच में बोल दिए थे साइड इफेक्ट। तो ध्यान दीजिएगा, ये सेल्स, ये जो थेरेपी है, कौन सी थेरेपी, कीमोथेरेपी, ये क्या करती है, जितनी भी रैपिड ग्रोइंग सेल्स होती है उनको डैमेज करती है। तो रैपिड ग्रोइंग सेल मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था, अपना पूरा जीआई ट्रैक होता है, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, यस और नो, स्किन होती है, इनसे रिलेटेड सेल्स को भी ये क्या करने लग जाती है, डैमेज करने लग जाती है, जिस वजह से कुछ साइड इफेक्ट आते हैं। तो बॉडी में सबसे पहले जैसे कीमोथेरेपी दी जाती है, सबसे अर्ली सिम्टम्स होता है दोस्तों थकान, फटीग। यस दोस्तों, सबसे अर्लीस्ट सिम्टम क्या होता है, फटीग। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो अर्लीस्ट साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी इज फटीग, थकान। ठीक है, देन इसके अलावा लगभग हर पेशेंट में क्या होगा दोस्तों, नोजिया एंड वोमिटिंग होगा। तो जब भी ये दी जाती है, नोजिया वोमिटिंग होना स्वाभाविक है। यस, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट अगर पूछा जाए तो आपको आंसर देना है नोजिया एंड वोमिटिंग, हर पेशेंट के अंदर होगा, ड्यू टू सीटीजेड सेंटर स्टिमुलेट होने की वजह से, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन स्टिमुलेट होने की वजह से। और जब भी कीमोथेरेपी होती है दोस्तों, तो कीमोथेरेपी से आधा घंटे पहले या 45 मिनट पहले क्या देंगे दोस्तों, तो जब इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, 30 मिनट से 45 मिनट बिफोर क्या करते हैं, एंटीएमेटिक देते हैं, एंटीएमेटिक देते हैं। और एंटीएमेटिक्स दोस्तों मैंने पढ़ा रखी है, यस और नो, तो चैनल पे आप जा करके देख लीजिएगा, जीआई फार्माकोलॉजी में एंटीएमेटिक पढ़ा रखी है। जिन स्टूडेंट जो लगातार जुड़े हुए हैं उन्होंने पढ़ रखा है। तो कौन सी यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस होता है, यस दोस्तों, तो ऑलरेडी मैंने पढ़ा हुआ है, ऑन्डेंसेट्रॉन, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोजिया वोमिटिंग होती है, ऑन्डेंसेट्रॉन वहां पे दे सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा हेयर फॉलिकल्स भी डैमेज होने लग जाते हैं, तो उसकी वजह से बाल्डनेस होने लग जाती है। इसके अलावा माइलोसप्रेशन ये कोज करती है, क्यों, क्योंकि अपनी जो बोन मेरो की सेल्स होती है वो भी रैपिड ग्रोइंग होती है। तो अगला साइड इफेक्ट हो जाएगा माइलोसप्रेशन का मतलब बोन मेरो सप्रेशन, जिसकी वजह से डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट, ये तीनों का नंबर क्या हो जाता है दोस्तों, डिक्रीज होने लग जाता है, माइलोसप्रेशन। इसके अलावा बाल उड़ने लग जाते हैं, एलोपेसिया और हेयर लॉस जो है देखने को मिल जाता है दोस्तों। इसके अलावा पूरी ओरल कैविटी और पूरी जीआई ट्रैक के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो भी सैड होने लग जाती है, जिसको म्यूकोसाइटिस कहा जाता है, म्यूकोसाइटिस भी देखने को मिल जाता है। और ये सब के कारण क्या दोस्तों, जितनी भी रैपिड ग्रोइंग सेल है जो कि नॉर्मल है, वो भी सैड हो जाती है कैंसर सेल के साथ साथ में। इस वजह से सारे के सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे बच्चों। ठीक है, अब बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक साइड इफेक्ट। ठीक है, स्पेसिफिक साइड इफेक्ट यानी कौन सी कीमोथेरेपी है जो किडनी पे इफेक्ट डालती है, कौन सी लंग्स पे इफेक्ट डालती है, कौन सी हार्ट पे, कौन सी ऑटोटॉक्सिसिटी कोज करती है, कौन सी सिस्टाइटिस, ऑलरेडी बता दिया मैंने, पढ़ाया था जब, है ना, एग्जांपल्स, तो करती है। ये सब स्पेसिफिक साइड इफेक्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करूं किडनी से रिलेटेड, नेफ्रोटॉक्सिसिटी। तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी कोज करती है दोस्तों मेथोट्रिक्सेट, पहली जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन था एंटी मेटाबोलाइट्स, है ना, उसके अंदर पहला एग्जांपल था मेथोट्रिक्सेट। तो ये क्या कोज करती है दोस्तों, नेफ्रोटॉक्सिसिटी। ये याद रखना, हर एक पॉइंट जो है स्पेसिफिक, ये क्वेश्चन वाले पॉइंट में बता रहा हूं। ठीक है, दूसरा
लंग्स के ऊपर कौन सा इफेक्ट डालती है? तो देखो लंग्स और हार्ट के ऊपर डालती है आपकी एंटीबायोटिक्स इफेक्ट डालती है। तो वहां पे मैंने बताया था, एक टर्म याद करने के लिए बताया था, डीसी। तो डी का मतलब हो जाएगा डोनोरूबिसिन, डॉक्सोरूबिसिन, वो हार्ट पे कार्डियक पे इफेक्ट डालती है, जबकि ब्लियोमाइसिन है वो लंग्स के ऊपर इफेक्ट डालती है दोस्तों। तो याद रखिएगा पल्मोनरी टॉक्सिसिटी कौन करती है? ब्लियोमाइसिन कोज करती है, जबकि कार्डियक टॉक्सिसिटी है वो कोज करती है डॉक्सोरूबिसिन एंड डोनोरूबिसिन। वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं ऑटोटॉक्सिसिटी, ईयर से रिलेटेड इफेक्ट कौन सी डालती है? तो ईयर से रिलेटेड विनका एल्केलॉइड्स और प्लेटिन्स जो होती है ना, ये इफेक्ट यहाँ पे डालती है दोस्तों, प्लेटिन्स एंड विनका एल्केलॉइड। तो विनका एल्केलॉइड तो सेल साइकिल स्पेसिफिक में आ गए, जिन्हें माइटोटिक इनहिबिटर भी कहते हैं, और प्लेटिन्स वगैरह है वो नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक के अंदर आती है दोस्तों, जिसमें सिस्प्लेटिन, कार्बाप्लेटिन, ऑक्साप्लेटिन ऐसी मेडिसिन आती है। तो ये ऑटोटॉक्सिसिटी कोज कर सकते हैं। इसके अलावा सिस्टाइटिस, हेमरेजिक सिस्टाइटिस, जिसकी वजह से यूरिन के साथ में क्या आएगा? ब्लड आएगा, जिसे हेमरेजिक सिस्टाइटिस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये कौन सी ड्रग थी दोस्तों? मैंने बताया था आपको, याद रखना, साइक्लोफॉस्फामाइड, ये नाम याद रखना है। इट इज एल्केलाइटिंग एजेंट, किसके अंदर आती है? एल्केलाइटिंग एजेंट के अंदर मैंने बताई थी 4 मेडिसिन, यस और नो, बुसुल्फान, मेल्फेलाइन, साइक्लोफॉस्फामाइड एंड क्लोरम्ब्यूसिल। तो साइक्लोफॉस्फामाइड है वो हेमरेजिक सिस्टाइटिस करती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी पीवाईक्यूज है दोस्तों, याद ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो ये हेमरेजिक सिस्टाइटिस यहाँ पे कोज कर सकती है। इसके अलावा नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी, सॉरी, पेरिफेरल न्यूराइटिस, हाथों पैरों की जो नसें होती है, नर्व्स जो होती है, उनको भी डैमेज करती है। कौन? विनका एल्केलॉइड्स। तो विनका एल्केलॉइड्स का एक और साइड इफेक्ट हो गया, जैसे विनका एल्केलॉइड्स ऑटोटॉक्सिसिटी करती है, साथ में ये क्या करती है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी जो है कॉज करती है दोस्तों। एंड सबसे लास्ट जो साइड इफेक्ट है दैट इज टीएलएस, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, जिसे शॉर्ट में टीएलएस कहेंगे, आगे टीएलएस ही लिखूंगा, ठीक है। तो ये जो है कॉज किया जाता है बाय ऑलमोस्ट ऑल कीमोथेरेप्यूटिक्स। क्यों दोस्तों, क्यों होता है ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम? क्या है? जब सेल टूटेगी, ट्यूमर टूटेगा, तो कुछ ना कुछ वहां पे फिजियोलॉजिकल फिनोमेना होता है, उसकी वजह से कुछ चीजें बॉडी के अंदर बढ़ जाए, एबनॉर्मल हो जाती है, ऐसा कह सकता हूं। इसी को हम लोग ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम कहते हैं। अब इसको समझाता हूं, व्हाट इज ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, और यहां से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अब ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम क्या है? तो देखो, जब भी कीमोथेरेपी देंगे, शॉर्ट में कीमो लिख देता हूं दोस्तों, ठीक है, जब भी कीमो देंगे तो ये कीमो, मान लीजिए ये कैंसर सेल है, इस कैंसर सेल को ये क्या करेगी? डिस्ट्रॉय करेगी, यस और नो। तो ये कैंसर सेल डिस्ट्रॉय होगी तो इसका साइटोप्लाज्म में क्या होता है? पोटेशियम बहुत ज्यादा मात्रा में होता है ना। इंट्रासेलुलर पोटेशियम कितना होता है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, इंट्रासेलुलर पोटेशियम होता है सेल के अंदर, दैट इज 140 to 160 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, जबकि एक्स्ट्रा सेल्यूलर जिसे प्लाज्मा पोटेशियम कहते हैं दोस्तों, वो होता है 3.5 से 5 MEQ पर लीटर, बहुत कम होता है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर में पोटेशियम की इतनी जरूरत होती है, जबकि सेल के अंदर भरा पड़ा है 140 से 160 मिली इक्विवेलेंट पोटेशियम होता है। और जब सोचिए बहुत सारी सेल टूटेगी बॉडी के अंदर, तो सारा का सारा पोटेशियम कहाँ आएगा? बाहर लीक होगा, यस और नो। तो बाहर लीक होने की वजह से क्या होगा? पहला ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम का पहला जो साइन है वो होगा हाइपरकैलीमिया, एंड इट इज फर्स्ट साइन बोल दो या इफेक्ट बोल दो ऑफ टीएलएस का पहला साइन होता है दोस्तों हाइपरकैलीमिया, पोटेशियम की मात्रा ब्लड में बढ़ जाना। अब पोटेशियम बाहर निकला, दूसरा डीएनए भी टूटेगा, डीएनए भी तो क्या होगा दोस्तों? ब्रेक होगा। डीएनए ब्रेक होगा तो डीएनए की स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है? ये तो फॉस्फेट्स होते हैं, है ना। इसके अलावा ये क्या होता है? प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स होते हैं, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स होते हैं। डीएनए के अंदर प्यूरिन्स कौन कौन से होते हैं दोस्तों? आप लोगों ने पढ़ा होगा, एडिनोसिन एंड ग्वानिन होते हैं। ऐसे ही पायरिमिडिन्स होते हैं, थायमिन एंड साइटोसिन्स होते हैं, ये सुनो। आरएनए के अंदर थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। तो चलो, ये जो सब चीजें हैं मैं आपके लिए ऑलरेडी लिख के लाया हूं, पहले ये बता देता हूं। तो देखो, डीएनए की स्ट्रक्चर में ये जो डबल स्ट्रैंड होते हैं, ये तो बने होते हैं आपके फॉस्फेट के,
ये किसके बने होते हैं दोस्तों, फॉस्फेट के बने होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर प्यूरिन्स होते हैं एंड पायरिमिडिन्स होते हैं। तो प्यूरिन्स होते हैं दोस्तों कौन कौन से, एडेनिन एंड गुआनिन, जो कि मैंने अभी अभी बताया आपको। जबकि पायरिमिडिन्स होते हैं थाइमिन एंड साइटोसिन। ये बॉन्ड बनाते हैं आपस में, एडेनिन थाइमिन के साथ, गुआनिन साइटोसिन के साथ। जबकि आरएनए में भी सेम ही होते हैं, एडेनिन गुआनिन, लेकिन यूरेसिल चेंज हो जाता है थाइमिन की जगह। ये बहुत बार एमसीक्यू आ चुका है दोस्तों, है ना। लेकिन आजकल इजी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, थोड़ा घुमाते हैं, बट कभी कभार पूछ लेते हैं कि आरएनए के अंदर डीएनए के कौन से प्यूरिन या पायरिमिडिन की जगह यूरेसिल होता है। तो आपको पता होना चाहिए थाइमिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है, यानी थाइमिन नहीं होता है आरएनए में। थाइमिन की एब्सेंस में क्या होता है, यहाँ पे यूरेसिल होता है। बाकी ये तीन सेम होते हैं। क्या सुनो, तो देखिए जब भी डीएनए टूटेगा, डीएनए क्या होगा दोस्तों, ब्रेक होगा, तो यहाँ पे फॉस्फेट निकलेगा, है ना। दूसरा प्यूरिन्स निकलेंगे, दूसरे क्या निकलेंगे दोस्तों, प्यूरिन्स निकलेगा। फॉस्फेट निकलेगा तो ब्लड के अंदर फॉस्फेट की मात्रा बढ़ जाएगी, तो उसे हाइपर फॉस्फेटेमिया कहेंगे। और प्यूरिन्स क्या होगा दोस्तों, प्यूरिन्स के क्या अंदर क्या होता है, जैंथिन ऑक्सीडेज, एक ये एंजाइम होता है, ये इसको बदल देता है यूरिक एसिड में, यूरिक एसिड में। तो बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा क्या हो जाती है दोस्तों, बढ़ जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपन जो ट्यूबर लाइसिस सिंड्रोम बोल रहे थे, उसमें पहला इफेक्ट होता है हाइपरकैलेमिया, दूसरा इफेक्ट क्या होगा, हाइपरफॉस्फेटेमिया, हाइपरफॉस्फेटेमिया। और तीसरा इफेक्ट होगा दोस्तों, ऑलरेडी मैंने बताया, यहाँ पे प्यूरिन्स की वजह से यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जिसे अपन लोग कहेंगे हाइपर यूरेसेमिया, हाइपर यूरेसेमिया। और चौथा इफेक्ट होगा दोस्तों, फॉस्फेट का नेचर होता है कैल्शियम को बाइंड करना। बॉडी के अंदर फॉस्फेट ब्लड में ज्यादा होगा तो कैल्शियम को ये बाइंड कर लेता है। तो कैल्शियम बाइंड करने से क्या हो जाएगा, कैल्शियम की कमी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा। तो एक लाइन में अगर मैं लिखना चाहूं इस पूरे सारांश को, तो कैसे लिखूंगा दोस्तों, कैसे लिखूंगा, पोटेशियम बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरा, फॉस्फेट बढ़ जाएगा, फॉस्फेट बढ़ेगा तो कैल्शियम घट जाएगा। और यूरिक एसिड ये भी बढ़ जाएगा। यूरिक एसिड का नॉर्मल लेवल ऑलरेडी मैंने बताया शुरुआत में आपको, कितना होता है दोस्तों, 3.5 से 7 mg/डेसीलीटर होता है। 8, 9, 10 तक जो है पहुंच सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाइपर यूरिसीमिया की वजह से क्या देखने को मिलता है दोस्तों, रीनल डैमेज देखने को मिलता है, रीनल डैमेज, है ना, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और यूरिक एसिड बढ़ना तय है, तो इसके लिए हाइपर यूरिसेमिया, है ना, यूरिक एसिड इंक्रीज हो जाता है। तो इसको अगर प्रिवेंट करना है, तो प्रिवेंट करना है या फिर ड्रग ऑफ चॉइस पूछे तो आंसर क्या देंगे, एलोप्यूरिनोल। और इसको अगर बढ़ चुका है ऑलरेडी, है ना, इंक्रीज्ड ऑलरेडी ये बढ़ चुका है, तो इसको रोकने के लिए, इसको ट्रीट करने के लिए क्या देंगे दोस्तों, यस, रेस्बेरी केस। ये मेडिसिन जो है यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया। फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, हाइपर कैलीमिया देखने को मिलेगा। इट इज द फर्स्ट साइन। क्यों, क्योंकि सबसे पहले सेल टूटेगी तो पोटेशियम ही बाहर आएगा, फिर न्यूक्लियस टूटेगा, तब आरएनए डीएनए टूटेंगे, तब जाकर के मेटाबॉलिज्म होके फॉस्फेट बनेगा, है ना, फॉस्फेट बढ़ेगा, तब हाइपर कैल्सीमिया होगा, या सुनो, फिर प्यूरिन्स जब मेटाबोलाइज होंगे तब जाकर के यूरिक एसिड बनेगा। तो ये 4 इफेक्ट होते हैं आपके ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में। इसको रटने की बिल्कुल जरूरी नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा समझना इस चीज को, है ना। कभी भी रटने की कोशिश मत करना, रटा हुआ भूल जाओगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखना है, सेल टूटी तो पोटेशियम बाहर आया तो पोटेशियम बढ़ गया। दूसरा, डीएनए टूटा तो डीएनए के डबल हेलिक्स फॉस्फेट के बने हो तो फॉस्फेट बाहर आया तो फॉस्फेट बढ़ गया। फॉस्फेट कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लेता है, या सुनो, तो कैल्शियम घट गया, तीसरा इफेक्ट। और चौथा इफेक्ट क्या होगा, प्यूरिन्स निकलेंगे तो प्यूरिन्स बदल जाते हैं यूरिक एसिड में, और यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। तो ये 4 इफेक्ट हो रहे हैं, 3 चीजें तो बढ़ रही है और 1 चीज घट रही है, ठीक है। और बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं लास्ट में करवा दूंगा। तो ये पूरा का पूरा अपना ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम होता है। ये प्यूरिन, पायरिमिडिन, डीएनए के, आरएनए के लिख लेना, अच्छे से समझ लेना,
यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, बट इनमें गलतियां कर देते हैं हम लोग, है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पेशेंट मॉनिटरिंग, सिंपल सी बात है, माइलो सप्रेशन करता है, बोन मैरो को सप्रेस करता है, तो यहाँ पे ब्लड मॉनिटरिंग जरूरी हो जाती है। ब्लड के अंदर आरबीसी, प्लेटलेट, यानी मैं बोल दूं सीबीसी की मॉनिटरिंग जरूरी है। ठीक है दोस्तों, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो रेगुलर ब्लड टेस्ट चेक डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन एंड प्लेटलेट। दूसरा, ब्लड काउंट मॉनिटरिंग क्रूशियल होती है न्यूट्रोपीनिया वगैरह को देखने के लिए। ठीक है, और इसके अलावा बात करें रेगुलर चेक ऑफ ब्लड प्रेशर, वेट एंड टेम्परेचर टू मॉनिटर इन्फेक्शन एंड अदर साइड इफेक्ट। तो सिंपल सिंपल बातें हैं, ये रेगुलर मॉनिटरिंग उस पेशेंट की होनी चाहिए जिसको भी कीमोथेरेप्यूटिक्स चल रहे हैं दोस्तों। ओके, तो बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कीमोथेरेप्यूटिक्स को। आशा करता हूँ उतने इजी तरीके से आपको समझ में भी आ गया होगा। अब एमसीक्यू हम लोग आगे करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के बारे में एक कमेंट जरूर लिखिएगा। देन अब हम लोग 15 एमसीक्यूज करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, जो कि ऑलरेडी पीवाईक्यूज है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे पहले क्वेश्चन की तरफ। कीमोथेरेपी फॉर कैंसर ड्रग्स वर्क्स बाय, कैसे काम करती है? टारगेट स्पेसिफिक कैंसर सेल, बूस्टिंग द इम्यून सिस्टम, टारगेटिंग रैपिड ग्रोइंग सेल, और इनहिबिट ट्यूमर ग्रोथ सिग्नल। क्या आंसर होना चाहिए? ये बहुत छोटा सा इजी सा क्वेश्चन लग रहा होगा अभी आपको, है ना, पढ़ने के बाद, बट इसका आंसर क्या होगा? इट इज द प्रिंसिपल। ये क्या करती है? सेल के फंक्शन को अल्टर करती है, उन सेल्स को जो कि रैपिड ग्रोइंग होती है। इसीलिए कैंसर सेल के साथ साथ नॉर्मल बॉडी की फिजियोलॉजिकल सेल्स को भी ये डैमेज कर देती है, लाइक हेयर फॉलिकल, जीआई ट्रैक्ट, म्यूकस जो होती है, पूरी की पूरी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, स्पर्म सेल्स होती है, बोन मैरो सेल्स होती है ना, ध्यान दीजिएगा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोजिया वोमिटिंग कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय। तो क्या करते हैं, 30 से 45 मिनट पहले हम लोग क्या देते हैं दोस्तों यहाँ पे? यस, एंटी एमेटिक मेडिसिन देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या देते हैं? एंटी एमेटिक मेडिसिन देते हैं 30 से 45 मिनट पहले। और कौन सी देंगे दोस्तों? यस, ऑलरेडी मैंने पढ़ाया था कि जब मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा था, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सी देते हैं। अगर आप लोग अवेयर थे, पढ़ रहे थे, तो बताइएगा कौन सी एंटी एमेटिक ड्रग देते हैं। एंटी एमेटिक्स को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं अपने चैनल के ऊपर, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अभी आपको आंसर देना है, अगर आप अवेयर थे पढ़ते टाइम पे, तो आपने जरूर देखा होगा, मैंने पढ़ाया है अंदर टॉपिक के अंदर क्या था वहां पे, लिखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कीमोथेरेपी ड्रग इज क्लासिफाइड एज एल्केलाइटिंग एजेंट। तो एल्केलाइटिंग एजेंट में कौन सा आता है? तो एल्केलाइट एजेंट में मैंने बताया था बीएमसी आते हैं, है ना। तो बीएमसी में आपका बुसुल्फान, मेल्फ्लान, साइक्लोफॉस्फेमाइड एंड क्लोरेम्ब्यूसिल आता है। तो देख लो इसमें से, तो ये जो है आपका आंसर साइक्लोफॉस्फेमाइड। बाकी ये तो एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक है। मेथोट्रिक्सेट फर्स्ट, एटीएम अपना में एटीएम, ए फॉर एंटी मेटाबोलाइट, एंटी मेटाबोलाइट आती है। विन क्रिस्टिन जो है विनका एल्कलॉइड में आ जाती है, जो कि माइटोटिक इनिबिटर होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, साइक्लोफॉस्फेमाइड। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एल्कलाइटिंग एजेंट। तो एल्कलाइटिंग एजेंट नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक, तो शुरू की जो 3 थी नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक की ट्रिक क्या? अपना है, अपना है। तो एपीएन जो है, ये तीनों क्या करती है दोस्तों? ये तीनों क्या करती है? डीएनए हेलिक्स को ब्रेक करने का काम करती है। तो इसी के अंदर आपकी अल्केलाइटिंग एजेंट भी आ जाती है। तो ब्रेक डीएनए, क्रॉस लिंक या ब्रेक डीएनए, बहुत ईजी है दोस्तों, समझ में आ गया पॉइंट यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट कार्डियोटॉक्सिक एंटी कैंसरीज। तो कार्डियोटॉक्सिक के लिए मैंने ट्रिक बताई थी, सीडी। कार्डियोटॉक्सिक कौन सी होती है दोस्तों? डोनोरूबिसिन एंड डॉक्सोरूबिसिन। एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक इसका एग्जांपल होता है दोस्तों, दैट इज डोनोरूबिसिन एंड डॉक्सोरूबिसिन, जो कि मोस्टली ल्यूकेमिया के अंदर जो है इफेक्टिव रहती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ड्रग कोजिंग पल्मोनरी फाइब्रोसिस। तो देखिए लंग्स और हार्ट पे इफेक्ट डालती है आपकी, अगेन एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक। तो हार्ट पे इफेक्ट डालने वाली तो डोनोरूबिसिन, डॉक्सोरूबिसिन, और लंग्स पे इफेक्ट डालने वाली ब्लियोमाइसिन, दैट इज ए। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय। टीएलएस में क्या होता है इनमें से? तो 4 चीजें होती है। सेल टूटेगी, पोटेशियम बाहर आएगा, तो पोटेशियम इंक्रीज। दूसरा, डीएनए टूटेगा तो फॉस्फेट बाहर आएगा, PO4 इंक्रीज। फॉस्फेट बाहर निकलेगा तो वो कैल्शियम को बाइंड कर लेगा, तो कैल्शियम कम हो जाएगा, कैल्शियम डिक्रीज। यस और नो? और प्यूरिन्स निकलेंगे डीएनए के अंदर से, तो प्यूरिन्स बदल जाएंगे यूरिक एसिड में,
तो यूरिक एसिड भी इंक्रीज। देख लो इधर, है ना। तो हाइपर कैल्सीमिया नहीं होता, हाइपो होता है ना। हाइपर कैलीमिया होता है, ये सही हो गया। हाइपोफोस्फेटेमिया नहीं होता, हाइपर होता है। और हाइपो यूरिसीमिया नहीं होता, हाइपर यूरिसीमिया देखने को मिलता है। तो ये राइट आंसर हो गया अपना बी, विच इज हाइपर कैलीमिया। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, ड्रग यूज टू प्रिवेंट टीएलएस। टीएलएस को प्रिवेंट या ड्रग ऑफ चॉइस पूछा जाए तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑलवेज ड्रग ऑफ चॉइस या प्रिवेंट पूछा जाए तो वो क्या होगी? एलोप्यूरिनोल। यस और नो? क्योंकि टीएलएस में क्या होता है दोस्तों? ड्रग ऑफ चॉइस, टीएलएस के अंदर क्या होता है? यस, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, यूरिक एसिड, जो कि किडनी डैमेज करने में मोस्ट डेंजरस कोज है। तो यूरिक एसिड को कम करने के लिए एलोप्यूरिनोल जो है हम लोग दे सकते हैं प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ए, विच इज एलोप्यूरिनोल। अभी यही क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से भी पूछा जाए, बेस्ट ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एस्टेब्लिश्ड टीएलएस। टीएलएस एस्टेब्लिश्ड हो चुका है, अब बेस्ट ड्रग कौन सी है? तो अब आंसर क्या देंगे दोस्तों? रसबेरिकेस। मैंने ई लिख दिया था, आई थिंक अगेन स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है दोस्तों। रेसबेरी केस। ठीक है, तो रेसबेरी केस यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैंने पढ़ाते टाइम RES लिख दिया था तो उसको सही कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, राइट आंसर डी, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ टीएस। तो टीएलएस का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है दोस्तों? तो यूरिक एसिड बनता है, और यूरिक एसिड है तो ये क्या करेगा? किडनी के ऊपर स्टोन बनाएगा, तो किडनी जो है डैमेज ये कर सकता है दोस्तों। तो रीनल फेलियर जो है यहाँ पे हो सकता है। राइट आंसर यूरिक एसिड प्लस कैल्शियम फॉस्फेट डिपोजिशन जो है देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ ए गलती से लिख गया है, ये राइट आंसर बी है दोस्तों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाई रिस्क ट्यूमर फॉर टीएलएस, यानी टीएलएस कौन सा ट्यूमर का ट्रीटमेंट करते समय टीएलएस सबसे ज्यादा हो सकता है? तो टीएलएस कब होता है दोस्तों? जब कैंसर सेल टूटती है, तो जिसमें सबसे ज्यादा ब्रेकडाउन देखने को मिले या सबसे ज्यादा रैपिड ग्रोइंग जो ट्यूमर होगा, और वो रैपिड ग्रोइंग ट्यूमर इसमें से पहचान लो, ये सभी बिनाइन है, ये लिपोमा भी बिनाइन है, ये स्लो ग्रोइंग लिखा, तो आंसर क्या हो जाएगा? ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर है वो सबसे ज्यादा रैपिड ग्रोइंग होता है, इसी के अंदर सबसे ज्यादा टीएलएस का रिस्क भी देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये भी एक ठीक ठाक क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट एमेटोजेनिक। एमेटोजेनिक का मतलब होता है वॉमिटिंग, एमेसिस, वोमिटिंग या एमेसिस। तो एमेसिस से बन गया एमेटोजेनिक एंटी कैंसर ड्रग कौन सी होगी दोस्तों? तो मैंने पढ़ाते टाइम आपको बताया था, प्लेटिन्स जो होती है, सिस्प्लेटिन, ऑक्साप्लेटिन, यस वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो होती है प्लेटिन्स, ये कोच करती है। तो राइट आंसर आ जाएगा सिस्प्लेटिन, सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और ये किस में आती है? नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक में आती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अपन ने लिखा था ATM अपना है, तो अपना में पी था प्लेटिन्स, तो प्लेटिन्स जो होती है नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक है, और इनका मोस्ट एमेटोजेनिक ड्रग है, सब इनमें एमेसिस आना ही आना है। और तो जब भी प्लेटिन्स देते हैं आधा एक घंटे पहले हाई डोज ऑफ क्या देंगे हम लोग दोस्तों? यस, ऑन्डेनसेट्रॉन जो है देंगे बच्चों। चलिए, ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर आपके पास में आ गया है, अब तो कमेंट कर दीजिएगा। बढ़ते आगे, अर्लीस्ट एबनॉर्मलिटी इन टीएलएस। टीएलएस में सबसे अर्ली एबनॉर्मलिटी क्या है? तो 4 एबनॉर्मलिटी होती है टीएलएस के अंदर, तो सबसे अर्ली क्या है? तो सेल टूटते ही पोटेशियम सबसे पहले बाहर आता है, तो अर्लीस्ट भी यही होगा, है ना, हाइपर कैलीमिया, ये अर्लीस्ट है, ध्यान दीजिएगा, अर्लीस्ट एबनॉर्मलिटी ये होगी दोस्तों। पोटेशियम बाहर सबसे पहले आता है, पोटेशियम बाहर आने के बाद में डीएनए भी टूटेगा, तो डीएनए टूटेगा तो सेकंड अर्लीस्ट होगी आपकी हाइपर फॉस्फेटेमिया, फॉस्फेट कैल्शियम को बाइंड करेगा, तो थर्ड ये हो जाएगी, यानी अर्ली फर्स्ट ये होगी, सेकंड आपके बॉडी में देखने को मिलेगा हाइपर फॉस्फेटेमिया, जो भी केमोथेरेपी रिसीव कर रहा है उस पेशेंट के, थर्ड ये देखने को मिलेगा, और फोर्थ सबसे लास्ट में हाइपर यूरिसेमिया देखने को मिलेगा, क्योंकि प्यूरिन्स ऑक्सीडाइज्ड होंगे किसके अंदर? जेंथिन्स में, जेंथिन्स ऑक्सीडाइज होगा यूरिक एसिड के अंदर, ध्यान देना। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, विच इज हाइपर कैलेमिया। क्वेश्चन नंबर 14, पेशेंट ऑन कीमोथेरेपी डेवलप हेमेचूरिया एंड डिसयूरिया, विच ड्रग इज रिस्पॉन्सिबल? कौन सी ड्रग का साइड इफेक्ट है दोस्तों? तो याद करिए, हेमरेजिक सिस्टाइटिस कौन कर रही थी? जब ब्लैडर में इन्फ्लामेशन होगा, हेमरेज होगा, तो यूरिन के साथ ही तो निकलेगा, तो हेमरेजिक सिस्टाइटिस ऑलवेज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट इज साइक्लोफॉस्फाडाइन
माइड, और ये किसका एग्जाम्पल है दोस्तों? साइक्लोफॉस्फामाइड किसका? एल्केलाइटिंग एजेंट, एल्केलाइटिंग एजेंट का एग्जाम्पल होता है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हेमरेजिक सिस्टाइटिस की वजह से ऐसा होता है। और लास्ट क्वेश्चन आज के इस टॉपिक का, तो क्वेश्चन है विच ड्रग इज नॉट सेल साइकिल स्पेसिफिक? इनमें से कौन सी सेल साइकिल स्पेसिफिक नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, सेल साइकिल स्पेसिफिक में कौन कौन सी आती है? 3 आती है। ATM, एंटी ट्यूमर मेटाबोलाइट, जिसमें आता है मेथोट्रिक्सेट, यानी ये तो है। दूसरी टोपो आइसोमरेज इनहिबिटर, जिसमें आता है टोपोटेकिन, यानी ये भी है। तीसरी आती है माइटोटिक इनहिबिटर, जिसमें आती है विनका एल्केलॉइड्स, यानी विन क्रिस्टिन, विन डेसिन, विन ब्लास्टिन, ये भी है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ये नहीं है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा नॉट, है ना। तो साइक्लोफॉस्फामाइड है वो क्या है? एल्केलाइटिंग एजेंट है, अभी अभी तो बताया है ना। तो ये नहीं आता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं दोस्तों। तो क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। क्लासिफिकेशन के साथ साथ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इनके एग्जांपल्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और जो साइड इफेक्ट एटलीस्ट मैंने बताए, कॉमन साइड इफेक्ट एज वेल एज स्पेसिफिक साइड इफेक्ट, वो भी आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। और भी बहुत सारे होते हैं, आप लोग पढ़ेंगे आगे, जितना कीमोथेरेपी को पढ़ेंगे उतना ज़्यादा ये समझ में आएगी। बहुत एग्जाम्पल है जो मैंने नहीं बताए हैं, सिलेबस के अनुसार मैंने यहाँ पे पढ़ा दिए हैं। न्यूअर कीमोथेरेप्यूटिक्स है जो और भी आते हैं, उनको यहाँ पे ऐड नहीं किया दोस्तों। तो एक कॉमन जो ओवरऑल जो फिजियोलॉजी है, या मैं बोल सकता हूँ फार्मेकोलॉजी है, वो मैंने यहाँ पे आपको पढ़ा दी है। होप आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। यस और नो? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी। कोई भी आपका कमेंट रह जाता है, क्वेरी रह जाती है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।